अब ठीक है? हाँ, अच्छा ठीक है। लाइव है ना? अब आराम से बंद कर दीजिए और प्रियंका बात मत करो, एकदम देखो इधर। हाँ डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज इंजीनियर आजाद सिद्दीकी और आज के क्लास में हम बात करेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं पहले यूनिट के, वहां से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो चार्ज की बात कर लेते हैं और बहुत बेसिक में नहीं जाएंगे। चार्जेज दो तरह के रहेंगे, एक प्लस और एक माइनस। और दो चार्जेज के बीच जो फोर्स लगता है, अगर यहाँ पे एक चार्ज Q1 रख दिया जाए और एक चार्ज Q2 रख दिया जाए और बीच का डिस्टेंस R रखा जाए, तो इनके बीच जो फोर्स लगता है वो कूलम्स लॉ से दिया जाता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहां से K को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको कि हम K भी कहते हैं, ये होता है 9 इंटू 10 का पावर 9 के बराबर। ठीक है, यहां से आगे बढ़ेंगे हम लोग कि ये जो असल फॉर्मूला है ये कहां से आता है। ये तो हो गया फ्री स्पेस के लिए। यहां पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसका वैल्यू होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10 का पावर -12। और इसका यूनिट जो होता है वो फैराड पर मीटर। एक और यूनिट इसका क्या होता है बताया जाए। पहले नंबर यहां से निकाल के देखते हैं यूनिट। यहां पे मैंने K लिखा हुआ है, यहां पे K नहीं है, ये फोर्स है, ये F का वैल्यू K के जगह पे ये रखा गया है। ठीक है, तो यहां से अगर हम यूनिट देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन या K का, तो अगर K निकालू मैं यहां से तो ये हो जाएगा FR स्क्वायर बाई Q1 Q2। तो फोर्स का हो गया न्यूटन, R स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और बटे में दो चार्ज है तो कूलम स्क्वायर। तो K का वैल्यू यूनिट या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा और उसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 का पावर 9। उसी तरह एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 का पावर -12 फैराड पर मीटर। या एक और यूनिट होता है, वो यूनिट क्या होता है यहां से देख लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होता है वो होता है क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट को अगर इधर भेज दें, हम क्रॉस शिफ्टिंग करें, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। 1/4 पाई का तो कोई यूनिट नहीं होगा, नंबर है, तो कूलम स्क्वायर इधर चला जाएगा और बटे में आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का एक और यूनिट मिला, यहां पे हम लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो दोनों का वैल्यू देख लीजिए, और बहुत शॉर्ट में जा रहा हूं मैं, बहुत डीप नहीं जा रहा हूं, शॉर्ट में चूंकि जल्दी जल्दी खत्म करना है तो बहुत डीप नहीं जा रहा हूं। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इतना है, दो यूनिट फैराड पर मीटर और कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। K को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहते हैं और इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 का पावर 9 और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहां से आगे बढ़ेंगे हम लोग। जो एप्सिलॉन R होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, ये क्या होता है, ये फोर्स इन एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम। तो अगर हम यहां से देखें तो फोर्स इन एयर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और फोर्स इन मीडियम को क्या बोल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये सब कट जाएगा, तो यहां पे एप्सिलॉन R इक्वल टू बचा 1/एप्सिलॉन नॉट बाई 1/एप्सिलॉन M। ठीक है, तो यहां से अगर देखोगे तो एप्सिलॉन R मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन M ऊपर जाएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू होता है एप्सिलॉन R का, यानी रिलेटिव परमिटिविटी का। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ, ये गलत लिखा गया,
हाँ जी, गौर करते रहना, कुछ गलत वलत लिखा जाए तो तेजी में तेजी में कुछ गलत हो सकता है, तो याद एक बार नॉक कर दोगे तो हो जाएगा। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी रहती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, यहां से अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या, एप्सिलॉन एम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये वैल्यू भी यहां से लिखा जा सकता है। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी एक से ज्यादा ही होती है, और एयर की या फ्री स्पेस की या वैक्यूम की परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी 1 मानी जाती है। बाकी किसी भी मीडियम का हो, किसी भी मीडियम का हो, 1 से ज्यादा ही होता है। इसीलिए मैक्सिमम फोर्स, दो चार्जेस के बीच का मैक्सिमम फोर्स कहां आता है, जब बीच में मीडियम क्या हो, एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम का 1 से ज्यादा ही होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो फाइनल फॉर्मूला आपका हो जाएगा F इक्वल टू, अगर किसी मीडियम के लिए निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये हो जाएगा। दूसरी बात, फोर्स इन मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m को क्या लिखा जा सकता है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, Q1 Q2 बाय, सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर कूलम्स लॉ। डन। उसके बाद हम बात करेंगे यहां पे कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, अगर आपको वेक्टर फॉर्म चाहिए तो यहां पे इंटू करके R कैप लगा देना, और याद रहे R कैप लगाओगे तो नीचे क्यूब नहीं होता है, क्योंकि R कैप किसके बराबर होता है, R वेक्टर बाई R का मैग्नीट्यूड, ऐसा, या इसको ऐसा भी लिखते हैं R वेक्टर बाई R का मैग्नीट्यूड। तो अगर इसको तोड़ दोगे आप तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R Q इंटू R वेक्टर। ये ख्याल रहे कि ऊपर अगर वेक्टर है तो नीचे R क्यूब, ऊपर अगर यूनिट वेक्टर है तो नीचे R स्क्वायर ही रहेगा। ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ऑप्शन देख के, तो ये ध्यान रखिएगा। और कई बार आपको ऑप्शन में ऐसा भी लिखा रहता है, ये मैग्नीट्यूड ऐसा भी लिखा रहेगा, या कई बार ऐसा लिखा रहेगा K Q1 Q2 अपॉन R Q, और यहां पर रहेगा R वेक्टर। तो वेक्टर रहेगा ऊपर तो नीचे R क्यूब, और यूनिट वेक्टर रहेगा ऊपर तो नीचे R स्क्वायर। ये वेक्टर फॉर्म में याद रहना चाहिए। और K को आप 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। आगे बढ़ेंगे हम लोग, चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ठीक है, हेलो, मॉर्निंग। अच्छा अच्छा, थोड़ा बाद में बात करें, क्लास ले रहा हूं लाइव। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है। अच्छा, अगर हम, ये निगेटिव होता है वैल्यू, सभी को पता है। 1 कूलम में कितना स्टेट कूलम होता है, एनीवन? What is the value of 1 coulomb in a state coulomb या ESU? 3 इंटू 10 का पावर 9 ESU, या इसको स्टेट कूलम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 कूलम में कितना एब्सोल्यूट कूलम होता है, 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 1 एब्सोल्यूट कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम, लिख सकते हैं। अच्छा, कई बार आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ESU में कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ESU, एनीवन? कैसे आएगा, आएगा कैसे? इफ यू आर आस्क्ड द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन ESU, हाँ बहुत अच्छे। देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19, और यहाँ पे कूलम लिखा है तो इसको 1 कूलम लिखने में कोई हर्ज है क्या? 1 कूलम लिखा जा सकता है। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज को देखो 1.6 इंटू 10 का पावर -19, 1 कूलम को स्टेट कूलम में इतना नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 3 इंटू 10 का पावर 9 ESU या स्टेट कूलम। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 4.8 इंटू 10 का पावर -10 ESU या स्टेट कूलम। -19 में से ये बेस सेम है तो पावर को जोड़ दिया जाएगा, तो
तो -19 में से 9 निकल गया -10, तो ये -10 ESU। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज ESU में। क्लियर? इलेक्ट्रॉन का चार्ज एफ कूलम में भी निकाल सकते हो। कितना होगा एफ कूलम में बताइए जरा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 का पावर -19 इंटू 1 कूलम। क्लियर है? एफ कूलम में कितना होगा देखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 का पावर -19। एक कूलम में कितना एफ कूलम? 1/10 एफ कूलम, ये एफ कूलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखो 1.6 इंटू 10 का पावर -20 एफ कूलम में, एफ कूलम या EMU बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, लेकिन ये कम पूछा जाता है, ये ज्यादा पूछा जाता है, ये या ये वैल्यू याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ज के बारे में क्लियर, थोड़ा जल्दी जल्दी में निकल रहे हैं, चार्ज के बारे में क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हम लोग दो चार्जेस के बीच की बात कर रहे थे। यहां पे कोई चार्ज रख दिया मैंने Q, तो इस चार्ज की खासियत क्या है, ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे आउटवर्ड बनेगा, और अगर ये निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आता हुआ। निगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आता है और पॉजिटिव में रेडियली आउटवर्ड बाहर जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव, कहां से? पक्का पॉजिटिव से स्टार्ट होता है। तो मैं कुछ भी बोलूं तो ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। ठीक है, अगर यहां पे कोई चार्ज है तो श्योरली अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, अपने आसपास चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो बाहर निकलता हुआ, और निगेटिव रहेगा तो ये अंदर आता हुआ। कभी भी आपको निगेटिव में बाहर जाता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। निगेटिव है तो अंदर आता हुआ, और पॉजिटिव है तो बाहर निकलता हुआ। ठीक है, अगर हम इसमें कोई टेस्ट चार्ज रख दें, सपोज मैंने यहां पे कोई टेस्ट चार्ज रख दिया Q0, इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, अगर मैंने यहां पे रख दिया टेस्ट चार्ज, और ये वाला चार्ज जो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, उसको कहेंगे हम सोर्स चार्ज। क्या कहेंगे इसको? सोर्स चार्ज। क्या फर्क है दोनों में, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज में? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज? And in other words, you can say a source charge is the one which creates electric field all around it, but it doesn't have that much of capability to create its own electric field. Electric field is directly proportional to the intensity of the charge. That's why you can also say the intensity of charge can No, listen what I'm trying to say. सोर्स चार्ज ऐसे चार्ज को कहेंगे हम जो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। लेकिन टेस्ट चार्ज में ये काबिलियत नहीं, ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बना सके। ठीक है, दिस इज टेस्ट चार्ज। वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए रखते हैं हम। तो टेस्ट कैसे करना है? हाँ, किसी दूसरे के बनाए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। ए टेस्ट चार्ज इज द वन विच एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय ए सोर्स चार्ज। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सोर्स चार्ज क्रिएट करेगा, उसमें अगर हम टेस्ट चार्ज को रख दें तो ये क्या करेगा? इसके बनाए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा, मतलब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्लियर? तो ये होता है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकता, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। लेकिन इसको रखते क्यों है फिर? इसको इसलिए रखते हैं कि ये जो सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखने पे ये एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। कितना? F इज इक्वल टू इसके मैग्नीट्यूड के बराबर का चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर है तो F इक्वल टू Q इंटू E, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी आ जाएगा, E इक्वल टू F अपॉन Q0। क्लियर है? यहां से एक यूनिट भी आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम। आगे चल के आप पढ़ेंगे कि E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr होता है जब पोटेंशियल से रिलेशन निकलता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन जब पोटेंशियल से निकलता है तो ये फॉर्मूला आता है। और यहां से अगर आप यूनिट की बात करेंगे तो dV मतलब पोटेंशियल है, पोटेंशियल का वोल्ट, और dr मतलब डिस्टेंस है, मतलब मीटर। तो एक और यूनिट बना वोल्ट पर मीटर, इसका न्यूटन पर कूलम, इसका वोल्ट पर मीटर। क्लियर है? अच्छा, अब थोड़ा सा इसको डिराइव कर दें, क्योंकि एक क्वेश्चन उसमें यह है कि देखे थोड़ा देना वो, हाँ, उसमें एक क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हम लोग। पहले यूनिट में एक क्वेश्चन ये भी दिया गया है
ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण क्वेश्चन नंबर 8, गेस का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सुनिएगा बाबू, यहां पे कोई चार्ज रखा मैंने और यहां पे मैंने रखा Q0, ठीक है। तो इसी लाइन के अलोंग ये फोर्स लगेगा। अगर मैं यहां रखता तो इस लाइन के अलोंग लगता, यहां रखता तो इस लाइन के अलोंग, क्योंकि ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने यहां पे रखा टेस्ट चार्ज को, ठीक है, और यहां पे क्या रखा, सोर्स चार्ज को। तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा चारों तरफ। मैं एक ही तरफ दिखा रहा हूं जिधर चार्ज है, टेस्ट चार्ज इधर है, उधर ही दिखा रहा हूं, ठीक है। तो इसके अलोंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया E, और इसमें मैंने टेस्ट चार्ज को रख दिया। तो ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। तो इधर ध्यान देते हैं बाबू, फिलहाल अगर सपोज कर लेते हैं हम लोग, ये जो रखा गया है टेस्ट चार्ज, ये R डिस्टेंस पे रखा गया है। कितने पे, R डिस्टेंस पे। तो फिलहाल कूलम्स लॉ लगा लेते हैं हम लोग। तो F इक्वल टू क्या होगा, दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस अगर R है और दो चार्ज हैं, तो फोर्स कैसे होता है, K Q1। तो Q1 कितना है, Q, Q2 कितना है, Q0, और बटे में R²। अब जो ये आप टेस्ट चार्ज रखे हो, ये कितना एक्सपीरियंस करता है, F इक्वल टू QE। तो F के जगह पर रख दो Q0 इंटू E, रख सकते हो ना। F इज इक्वल टू Q0 इंटू E, और यहां पे K Q0 अपॉन R²। तो ये देखो Q0 से Q0 गायब हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया K Q अपॉन R²। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस R बिकॉज ऑफ ए पॉइंट चार्ज। क्लियर है। अभी तो पूरा शुरू से लिखना पड़ेगा ना, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इट्स स्पेस। बोलिए व्हाट। Electric field is a space around which magnitude of a charge can be affected, या फिर experienced। ठीक है, और या फिर electric field ये imaginary space due electric field imaginary space in which force created by देखो आसान भाषा में बोल सकते हो, E इक्वल टू F अपॉन Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज बोल सकते हो, या ए स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच इट्स एक्सपीरियंस कैन बी, इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। जैसे ये चार्ज है, ये अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और यहां पे अगर कोई टेस्ट चार्ज रख दो तो इसका इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, ठीक है। इसका इफेक्ट कम भी हो सकता है और ज्यादा भी, तो उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी। मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है या कम है। क्लियर है। तो R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है, KQ अपॉन R², ठीक है। इसकी जरूरत पड़ेगी आगे डायपोल में। तो हम ये यहां से शुरू करते हैं। यूनिट तो मैंने दोनों बता दिया था इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। डायमेंशनल फॉर्मूला भी देख लो, E का डायमेंशनल फॉर्मूला, ऊपर फोर्स होता है MLT-2 और चार्ज का होता है AT। चार्ज का कैसे AT होता है देख लो, Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू T। I करंट है तो A और ये, तो ये हुआ चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला, और यहां पे रख दो। तो ये हुआ E इक्वल टू ML, और T ऊपर जाके एक और माइनस बढ़ाएगा, तो T-3 और A-1। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है। दो यूनिट कौन कौन से बताए गए इसके, पहला यूनिट बताया गया न्यूटन पर कूलम और दूसरा वोल्ट पर मीटर। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डायपोल देखो, टू चार्जेस -Q और Q, और इधर ध्यान दो, ये सेंटर से इधर भी L और इधर भी L, टू इक्वल अपोजिट चार्जेज फिक्स एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर मेक ए डायपोल, ठीक है। अगर दो इक्वल अपोजिट चार्जेज को एक फिक्स डिस्टेंस पर रख दिया जाए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था NaCl H2O, दो तरह का पढ़ा था, उतने डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। जैसे हमने पढ़ा था पोलर और नॉन पोलर, है ना, उतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हाँ, वो सब उतने डिटेल में क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, ठीक है। फिलहाल आपको एग्जाम में लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है वो देखिए। तो यहाँ पे दो चार्जेज हैं, दो चार्जेज को एक फिक्स डिस्टेंस पर रख दिया, सेंटर से इधर L और इधर भी L, तो टोटल मिला के कितना हुआ 2L। और ये इसको हम लोग बोलते हैं डायपोल, ये डायपोल बना, यानी टू इक्वल अपोजिट चार्जेस अटैच टू ए सर्टेन डिस्टेंस, है ना, उसको हम लोग मेक ए डायपोल ऐसे बोल सकते हैं, उसको हम लोग डायपोल कहते हैं।
ठीक है। डायपोल मोमेंट एक होता है। डायपोल मोमेंट क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं जो। तो पी से डिनोट करते हैं। अच्छा, तो इसका डायरेक्शन हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ रहता है, ऐसे, ठीक है। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर ऑफ द चार्जेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, कितना होगा? Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2L। तो ये कितना हुआ? 2QL। तो डायपोल मोमेंट क्या बना? P इज इक्वल टू 2QL, ठीक है। इसका यूनिट क्या है? देखो, यूनिट 2 एक नंबर है, कोई यूनिट नहीं होगा। चार्ज का कूलम और लेंथ है तो मीटर, कूलम इंटू मीटर। तो ये बना इसका यूनिट। क्लियर है? डायमेंशनल फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हो। ये हो गया AT और ये हो गया L, ऐसा डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है उसको देखने चलते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले यहां पे एक डायपोल बना लेते हैं। यहां पे -Q, इसका कुछ नाम रख देते हैं, A और B। ये है सेंटर, सेंटर से L और ये भी L, या मैं ऐसा करता हूं सीधा 2L लिख देता हूं। ये हो गया यहां से, इसको गौर से देखिएगा, अब यहां से आपका डेरिवेशन शुरू होगा। हाँ, ये हो गया 2L, ठीक है। ये कौन सा डेरिवेशन कर रहे हैं? ऑन एक्सियल पोजीशन। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू डायपोल, ठीक है। किसी डायपोल के कारण उसके अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, हिंदी वालों के लिए, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, कभी भी डिस्टेंस लिया जाता है डायपोल के सेंटर से। तो ये डायपोल का सेंटर है, यहां से R डिस्टेंस पे मैंने कोई पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया मैंने M, इस पॉइंट का नाम मैंने रखा M, इस पॉइंट का, और यहीं पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या रिक्वायर्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अभी आपने देखा था KQ/R², मतलब डिस्टेंस चाहिए, एक चार्ज चाहिए और एक डिस्टेंस चाहिए। निकाल सकते हो, K तो फिक्स है, ठीक है। एक चार्ज, देखो यहां पे एक नहीं दो चार्ज है, यहां पे B पर +Q है और A पर -Q है, ठीक है। अब इधर ध्यान दो बाबू, पहला नंबर आपको ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस चाहिए आपको, और दूसरा यहां से A से लेके M तक का, यानी यू नीड 2 डिस्टेंस। पहला डिस्टेंस क्या चाहिए? BM, एंड द सेकेंड डिस्टेंस यू वांट AM। बताएगा कोई? हाँ, सुनो बाबू, ये L है और ये भी L है, टोटल मिलाकर 2L है। तो यहां से यहां तक L है और यहां से यहां तक R है, तो ये पूरा R है। R में से इतना घटा देंगे तो ये मिल जाएगा ना, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा R - L। क्लियर है? और इधर ध्यान दो बाबू, यहां से सेंटर तक R हो गया और R से ये L, तो ये क्या हो जाएगा? R + L। क्लियर है? और सबसे पहले यह फिगर बनाने के बाद आपको 5 नंबर का है ना ये, तो लिखना पड़ेगा, लेट AB इज ए डायपोल whose dipole moment is P = 2QL, ठीक है। डायरेक्शन आपको मालूम रहता है, -Q से +Q, तो आप क्या लिखेंगे? लेट AB is a dipole whose dipole moment is P = 2QL from the center point of dipole at a distance R there is a point M where we have to find the electric field intensity। क्लियर है? हिंदी वाले कैसे लिखेंगे? सपोज AB एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट PQL है, डायपोल के सेंटर पॉइंट से R दूरी पर कोई पॉइंट M है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। क्लियर है? ऐसे। अब यहां से देखेंगे हम लोग, ओके, यहां से इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैंने ऐसे बनाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +Q चार्ज, ठीक है, क्योंकि +Q से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर निकलता है, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो बाहर जाता हुआ रहेगा। अच्छा, दूसरी बात, -Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको मैंने ऐसे बनाया, E ड्यू टू -Q। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने
प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है उसको मैंने बड़ा बनाया है, देखिएगा उसको मैंने बड़ा लाइन बनाया है और इसको मैंने छोटा बनाया है, क्योंकि आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस बड़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, और डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। तो ये डिस्टेंस कम नहीं है, प्लस क्यू के कारण जो वहां पे निकालना है वो डिस्टेंस कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कारण ज्यादा होगा, इसीलिए मैंने बड़ा वेक्टर दिखाया है। और माइनस क्यू का डिस्टेंस ज्यादा है, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, तो इसलिए मैंने छोटा लाइन दिखाया है यहां पे। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितना होगा बाबू, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू कितना है, प्लस क्यू ही है, बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है बताइए, प्लस क्यू के कारण आर माइनस एल का स्क्वायर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू ये कितना है, के क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। क्लियर है, क्यों, अरे मैग्नीट्यूड लेते हैं ना। देखो चलिए चारों फॉर्मूला देख लीजिए। फोर्स का फॉर्मूला के क्यू1 क्यू2 अपॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई आर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर, ठीक है। सुनो ध्यान से, यहां पे कभी भी चार्ज को मैग्नीट्यूड के साथ लेते हैं और यहां पे चार्ज को विद साइन लिया जाता है। कैसे लिया जाता है, विद साइन लिया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्ज को कैसे लेंगे, अब ऐसा नहीं कि यहां पे माइनस क्यू नहीं लिखा, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बाबू, E1 minus E2, E2 minus E1। देखिए इधर, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है नेट कितना बनेगा। सपोज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इसमें कम है, तो नेट क्या होगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो नेट हो जाएगा, है ना। नेट के लिए क्या करेंगे, इस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, तभी ना नेट मिलेगा हमको। तो आगे लिखेंगे बाबू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई क्यू माइनस क्यू लिख देंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं इधर, ई नेट इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहां पे माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिए ई नेट इक्वल टू, हाँ ये सब पे वेक्टर रहता है, ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, ये सब पे वेक्टर रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो सब पे वेक्टर रहेगा, ठीक है। यहां से क्या कॉमन आएगा बाबू, के क्यू कॉमन आ जाएगा, ये बचा आर माइनस एल का स्क्वायर और माइनस 1 बाय आर प्लस एल का स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा अब बताइएगा, अगले स्लाइड में ले चलते हैं हम लोग। हाँ ई नेट इक्वल टू के क्यू इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा पहले क्या था, आर माइनस एल था, तो आर माइनस एल से कट जाएगा तो ये वाला टर्म उधर आ जाएगा, आर प्लस एल का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस, प्लस से कट जाएगा तो माइनस वाला आएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा अब देखिए ई नेट इक्वल टू के क्यू, और यहां पे a प्लस बी के स्क्वायर पे तोड़ो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस ये भी तोड़ दो, आर स्क्वायर प्लस
माइनस 2RL और बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा ई नेट इक्वल टू, देखिएगा के क्यू इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर बाहर आके माइनस, एल स्क्वायर बाहर आके माइनस और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2RL प्लस 2RL और बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का। क्लियर है यहां तक? अब देखो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस कैंसिल, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस कैंसिल। अब देखो ठीक है, ज्यादा छोटा नहीं हो गया, दिख रहा है ना? दिख रहा है? अच्छा देखिएगा ई नेट इक्वल टू के क्यू और यहां पे क्या बचा है बाबू 2 + 2 4RL बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इधर ध्यान दो बाबू, यहां से हम क्या ऐसा लिख सकते हैं E इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2 × 2RL लिख सकते हैं बाबू और बटे में देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा इससे मैं मार्क कर देता हूं 2L और यहां पे Q, 2QL को हम P बोल सकते हैं। तो देखिए यहां पे आया E इज इक्वल टू के P और एक 2 बचा है 2KP बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर ध्यान दो बाबू, L ये जो होता है ना डायपोल का जो L होता है वो बहुत छोटा होता है। डायपोल का जो L होता है वो बहुत छोटा होता है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। फाइनल आपका फॉर्मूला यही है, लेकिन L इतना छोटा होता है कि हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो लिखेंगे L R से बहुत छोटा है, R के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, सो इट कैन बी, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर नेग्लेक्ट कर दिया तो E क्या बचा? E इक्वल टू 2KP अपॉन ये देखो आर स्क्वायर और ये देखो कुछ छोटा है ना, यहाँ पे R छोटा है, तुम लोग देख नहीं रहे हो। ये देखो 2QLP हुआ और एक K बचा है, एक 2 बचा है, R भी तो बचा है ऊपर, तो एक R भी बचा है। ये देखो आर स्क्वायर और स्क्वायर का स्क्वायर R का पावर 4 और ये R से कटाओगे तो RQ बचेगा। ठीक है, अब क्या बचा? E इक्वल टू लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 2KP अपॉन, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल पोजीशन। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन में बात करो, ये देखो यहां पे देखिए बाबू, ये बड़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, ये छोटा था, इसमें से इसको घटाए। मान लो इधर 10 न्यूटन पर कूलम और इधर 4 न्यूटन पर कूलम, तो 10 में से 4 निकल गया तो डायरेक्शन किधर बचेगा? डायरेक्शन किधर होगा? सपोज 10 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था और 4 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, तो 10 में से 4 निकाले हो तो 6 किस डायरेक्शन में बचेगा? इसी डायरेक्शन में। और ये कौन सा डायरेक्शन है? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। तो क्या लिखेंगे हम लोग वहां पे? यहां पे लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ, यहां पे मैं छोटा सा लिख देता हूं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ P, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल पोजीशन। क्लियर है? उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, फिगर देखते हैं। यहां पे एक डायपोल बनाया मैंने -Q +Q, सेंटर से L और ये टोटल मिला के 2L। ठीक है, और ये रहता है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन P इज इक्वल टू
P इज इक्वल टू 2QL। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, थोड़ा फिगर बड़ा नहीं हो गया, छोटा कर देते हैं। ये है -Q, ये है +Q, सेंटर से L और इधर L, ये हो गया 2L, और ये है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन 2QL। ठीक, R डिस्टेंस पे वहां पे लिया था मैंने, सेंटर से ही लेते हैं, तो डायपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पे मैंने एक लाइन ले लिया R डिस्टेंस पर, और आपको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहां पे थोड़ा सा हमको नीचे करना पड़ेगा इसको। ओके, ठीक है, तो R डिस्टेंस पे हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो इसको कनेक्ट कर दो और इसको भी कनेक्ट कर दो। ठीक है, अच्छा, यहां पे कोई पॉइंट है M, और इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, गिवन कंडीशन क्या है, डायपोल का नाम रख देते हैं हम लोग A और B। लेट देयर इज ए डायपोल AB व्हिच डायपोल मोमेंट इज P, फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ डायपोल वी टेक ए पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट को O नाम दे देते हैं। फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ डायपोल O at a distance r we take a point M where we have to find the electric field intensity। ठीक है, सपोज AB एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट P इक्वल टू 2QL है। डायपोल का सेंटर O से R दूरी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है M, जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्लियर है, तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए और ये वाला। क्या ये डिस्टेंस दोनों बराबर नहीं होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहां पे 90 और यहां पे 90। क्लियर है, अब देखो पाइथागोरस लगा दो इसमें, तो ये कितना होगा, कोई बताएगा? हाँ जी, कितना होगा? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस चाहिए हमको, कितना? रूट अंडर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस भी चूंकि ये भी यहां भी लगाओगे, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये भी राइट एंगल है इसके लिए, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस, ठीक है। अच्छा, प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है? बाहर निकलता हुआ। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे ख्याल से कहीं इधर बनेगा, बाहर निकलता हुआ, और माइनस क्यू के कारण इधर अंदर आता हुआ बनेगा। ठीक है, सपोज ये अगर एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, तो यहां पे देखिए ये थीटा और ये भी थीटा। अब इधर ध्यान दो बाबू, ये वाला जो लाइन है E ड्यू टू प्लस क्यू, और ये लाइन है E ड्यू टू माइनस क्यू। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहां पे देखिएगा अगर ध्यान से, तो जिस लाइन के साथ एंगल बनता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, तो पहले उसको तोड़ लेते हैं प्लस क्यू के कारण। तो प्लस क्यू इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा E कॉस थीटा, किसके कारण? प्लस क्यू के कारण। अच्छा, और इसका दूसरा कंपोनेंट, चूंकि इसका डायरेक्शन ऊपर है, इसका दूसरा कंपोनेंट यहां आएगा, क्या आएगा? ये E साइन थीटा। क्लियर है? अच्छा, अब ये लाइन इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो फिर से ये कंपोनेंट इस लाइन की वजह से क्या हो जाएगा? E cos थीटा। क्लियर है? अच्छा, इसका दूसरा कंपोनेंट मेरे ख्याल से यहां आएगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन नीचे है, इसलिए इसका एक कंपोनेंट नीचे आएगा, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा बाबू? E sin थीटा। क्लियर है? अब देखो E sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एंड ड्यू टू माइनस क्यू दे आर रिजॉल्व्ड इन टू कंपोनेंट्स। इनको दो कंपोनेंट में तोड़ा जाता है, और इनका साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करता है। क्या लिखेंगे? इनका साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करता है। E sin थीटा ये भी है और E sin थीटा ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? देन E नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2E cos थीटा हो जाएगा। अब इधर ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी हमने निकाला ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के यहां देख लो। E इक्वल टू क्या होता है? दोनों का कारण बराबर ही होगा, दोनों का कारण बराबर होगा क्योंकि डिस्टेंस बराबर है। तो के क्यू अपॉन, बोलो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे रख देते हैं 2E का वैल्यू के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये कॉस थीटा अजीब सा नहीं लग रहा है इसमें, इसको हटा देते हैं। कैसे हटाओगे बोलो?
इन ट्राइंगल ओ एम बी कॉस थीटा बोलो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? एल बाई आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा। बेस कितना है? ये है बेस एल और ये है हाइपोटेन्यूज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। ये उठा के इसमें डाल देते हैं तो देखो ई नेट, ठीक है, ई नेट इक्वल टू 2kp अपॉन आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर और ये एल और बटे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का। इधर ध्यान दो बाबू, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? एल बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट का मतलब पावर में हाफ होता है ना, तो यहां पे मैं पावर में हाफ कर देता हूं और इसका पावर कितना है? 1, इसका पावर 1। बेस सेम हो जाता है तो पावर को जोड़ दिया जाता है ना, तो बेस सेम हो गया तो पावर को जोड़ देंगे और ऊपर देखिएगा 2 पी कैसे आया था? पी नहीं ना, क्यू है ना, 2kq है। ये देखते रहिए बाबू, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। 2 यहां पे 2kq है तो देखो बाबू 2ql मिला के हम p लिख सकते हैं। देखो इधर ध्यान दीजिए बाबू, 2ql मिला के हम p लिख सकते हैं क्योंकि पहले ही हम लोग मान लेते हैं p कितना होता है? 2ql। तो यहां पे जो 2ql बना, इन सब को मिला के क्या लिख सकते हैं? p लिखा जा सकता है। तो इधर ध्यान दीजिए अब, सिंगल तो यहां पे हम लिख सकते हैं ई नेट इक्वल टू, ये लिख सकते हैं हम लोग के पी बाई, इसको बोला जाए अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर को जोड़ दोगे तो पावर इसका 1 है, इसका 1/2, दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 3/2 नहीं होगा, 1 और हाफ जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? पावर 3/2। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और पावर हो गया 3/2। फिर से एल बहुत छोटा रहता है, नेग्लेक्ट करेंगे हम लोग, तो एल बहुत छोटा है, बार बार ये लिखना है। सो एल कैन बी नेग्लेक्टेड, सो एल को नेग्लेक्ट करोगे तो ये देखो ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? kp अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर का पावर 3/2, ये कट जाएगा r क्यूब। सो ई नेट इक्वल टू kp अपॉन r क्यूब और इसको 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो k के बदले में, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है बाबू, ई नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका डायरेक्शन किधर दिख रहा है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ p। देखिएगा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डायपोल मोमेंट, यानी p का डायरेक्शन, इधर ध्यान दीजिए बाबू, माइनस से प्लस की तरफ होता है ऐसे, और इसका डायरेक्शन फाइनल किधर मिला है? क्योंकि e sin थीटा कट गया था, e cos थीटा 2e cos थीटा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ था हमारा, किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। क्या ये डायपोल मोमेंट का अपोजिट नहीं है? तो डायपोल मोमेंट के अपोजिट में आता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पे देखो जो ई एक्सियल आया तुम्हारा वो कितना आया था? 2kp अपॉन आर क्यू, और ई इक्वेटोरियल जो तुम्हारा आया है या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो kp अपॉन आर क्यू आया है। तो देखो ध्यान से, तो तुम लिख नहीं सकते हो ई एक्सियल इक्वल टू 2 इंटू ई इक्वेटोरियल, यानी एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डायपोल के कारण वो इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 गुना होता है, लिख सकते हो। क्या इससे 2 गुना ज्यादा नहीं है ये? तो 2 गुना ज्यादा लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो ई इक्वेटोरियल इक्वल टू ई एक्सियल बाई 2। क्लियर है? जब आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं डायपोल के कारण वहां भी यही रहता है, क्लियर है? वहां पे क्या रहता है? बी एक्सियल इक्वल टू 2 इंटू बी इक्वेटोरियल, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिज्म में भी यही रहता है, क्लियर है? सो ये याद रखिएगा। दूसरी चीज, एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल निकलता है पॉइंट चार्ज के कारण, इधर ध्यान दो बाबू, वो कितना रहता है? KQ अपॉन आर स्क्वायर।
अच्छा, और जो डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, Kp अपॉन आर क्यू या 2 Kp अपॉन आर क्यू। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण जल्दी गिरेगा, किसके कारण जल्दी गिर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल के कारण या पॉइंट चार्ज के कारण, डायपोल के कारण जल्दी गिर जाएगा, नीचे आर क्यूब है। तो हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल डिप्लीट्स फास्टर, डिप्लीट्स फास्टर। क्लियर, ये रहा इक्वेटोरियल पे, डन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑन एनी जनरल पोजीशन, और ये दोनों उसी से कर सकते हो तुम, वो मैं तरीका आपको बताता हूं कि बिना इसके वहीं से कर सकते हो दोनों। लेकिन अगर एक्सीएल पूछे तो जो मैंने बताया उससे जाइए, इक्वेटोरियल पूछे तो इससे जाइए। एनी जनरल पोजीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा, और ज्यादा एट एनी जनरल पोजीशन ही पूछा जाता है, पोटेंशियल पूछे या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछे, ऑन एनी जनरल पोजीशन ही पूछा जाता है। क्लियर है, तो देखिएगा ऑन एनी जनरल पोजीशन। ये रहा हमारा कोई डायपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, इसका नाम रख दो ए बी, ठीक है, और ये रहा सेंटर से एल एल, और यहां से ये रहा 2L, ठीक है। अच्छा, यहां से थीटा एंगल बनाते हुए कोई पॉइंट है हमारा, कोई पॉइंट है हमारा M, जहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, जहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। कुछ छोटा नहीं हो रहा है क्या, छोटा हो गया ना, क्या चीज, हाँ, ठीक है। यहां से थीटा एंगल बनाते हुए कोई पॉइंट है M, और यहां पे हमको ये है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन रहती है P इज इक्वल टू 2QL, और ये टोटल डिस्टेंस 2L रहता है। अच्छा, अब इधर ध्यान दो, कोई किसी भी वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये P है, तो एक कंपोनेंट हम इधर बना लेंगे जिसको बोलेंगे P cos थीटा। क्यों, एक कंपोनेंट P को तोड़ रहा हूं मैं, ये P है तो P को तोड़ रहा हूं, ये हो गया P cos थीटा, क्योंकि इस लाइन के साथ एंगल बन रहा है। और दूसरा कंपोनेंट क्या यहां आएगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर आता है ना, तो ये एक लाइन यहां बना, देखो इधर, यहां से ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है P, एक वेक्टर क्वांटिटी है, किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो P को मैंने रिजॉल्व कर दिया, क्योंकि हमको नहीं मालूम है किसी जनरल पोजीशन के कारण, हमको मालूम है एक्सियल के कारण निकालना और इक्वेटोरियल के कारण निकालना। तो उसी नॉलेज को यूज करेंगे यहां पे। देखिए P को मैंने तोड़ दिया, जिस लाइन के साथ एंगल बनता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, तो P cos थीटा यहां पे हो गया, और इसके 90 डिग्री पे हो जाएगा हमारा, इसके 90 डिग्री पे P sin थीटा। तो अगर ध्यान से देखिएगा बाबू, तो M पे पूछ रहा है, तो M के लिए क्या ये एक्सियल पोजीशन नहीं है, M के लिए ये एक्सियल पोजीशन है ना P cos थीटा, और M के लिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना P sin थीटा। सो P cos थीटा, शुरू में तो वही सब लिखना है आपको, क्या लिखना है कि लेट AB इज ए डायपोल whose dipole moment is P equal to 2QL and from the center point of dipole at an angle theta at a distance r, at an angle theta we take a point M where we have to find the electric field intensity। क्लियर है। अच्छा, हिंदी वाले के लिए क्या लिखेंगे, AB एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट P इक्वल टू 2QL है, डायपोल के सेंटर से डायपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल बनाते हुए r दूरी पर कोई पॉइंट M है जहां हमको मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ऐसा बोलेंगे हिंदी वाले। अच्छा, P cos थीटा किस पॉइंट M पॉइंट के लिए कौन से पोजीशन पे है, एक्सियल पे है क्या, सो P cos थीटा इज, या M इज ऑन एक्सियल पोजीशन फॉर P cos थीटा, लिखेंगे क्या, P cos थीटा is on axial line of M, P cos theta is
ऑन एक्सियल पोजीशन फॉर m and p sin theta is on equatorial पोजीशन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर m। क्लियर है? अब इधर ध्यान दो बाबू, p से जो यहां पे m पे जो एक्सियल पोजीशन में बनता है उसका डायरेक्शन किधर होता है? एक्स अराउंड द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखो, p को जब तोड़ लियो ना तो पहले p ऐसा था, अब p दो डायरेक्शन में चला गया है, एक ये और एक ये, दो डायरेक्शन में चला गया है। तो इसके कारण जो बनता है वो एक्सिस के अलोंग ऐसे निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल, और इसके कारण डायपोल मोमेंट के अपोजिट, तो यहां पे है तो इसके अपोजिट इधर जाएगा ना, तो ये बना इसके कारण ई इक्वेटोरियल। क्लियर है? इसको पूरा कर लेता हूं मैं। ये ई इक्वेटोरियल बना, ये ई एक्सियल बना। क्लियर है? इसको मैं पैरेललोग्राम पूरा कर लेता हूं। ये इसका नेट रिजल्टेंट है, ई रिजल्टेंट बोल देते हैं। ठीक है, ई रिजल्टेंट। क्लियर है? अच्छा, अब इधर ध्यान दो बाबू, नेट के लिए फॉर्मूला, के रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? आर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं। यहां पे देखिए नेट बीच से निकल रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? अगर ये इक्वेटोरियल है तो ये भी कितना है? ये भी इक्वेटोरियल है ना, पैरेलल है तो ये भी इक्वेटोरियल और ये एक्सियल है, तो दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है, और ये रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं हम लोग। तो यहां पे ये वाला टर्म हटा सकते हैं हम लोग, क्योंकि cos 90 कितना हो जाएगा? 0। cos 90 कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि यहां पे एंगल कितना है? इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच का एंगल है 90 डिग्री। क्लियर है? अब सुनो, ई एक्सियल कितना हो जाएगा? बोलिए तो। ई एक्सियल होता कितना है? 2kp अपॉन आर क्यूब, लेकिन यहां पे सिर्फ p नहीं है ना, p के साथ कुछ लगा हुआ है, तो यहां पे क्या लगा देंगे? cos थीटा। क्लियर है? ई इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा बताइए जरा, बोलिए। kp अपॉन आर क्यूब होता है, लेकिन अकेले p नहीं है ना, p साइन थीटा है, तो यहां पे क्या लगा देंगे बाबू? सभी लोग गौर करेंगे बाबू, ये खास इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शुरू में हमने डायपोल लिया, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। इसको मैंने p को दो पार्ट में तोड़ लिया, कंपोनेंट में तोड़ लिया। एक p cos थीटा बना, एक p sin थीटा बना, उसके 90 डिग्री पे कंपोनेंट बनाया। और आपको मालूम है यहाँ पे निकालना था m पॉइंट पे, तो m पे p cos थीटा एक्सियल जैसा बिहेव करेगा, तो यहाँ से एक्सियल, और ये था आपका इक्वेटोरियल, तो इसके अपोजिट होता है डायपोल मोमेंट के, तो यहाँ पे हमने इक्वेटोरियल ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेटोरियल। एक पैरेललोग्राम पूरा किया, बीच से निकला रिजल्टेंट। अब हमको रिजल्टेंट निकालना है, तो एक्सियल पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं 2kp अपन आर क्यू होता है। क्योंकि यहाँ पे p अकेले नहीं है, p cos थीटा है, तो हमने p के साथ क्या मिला दिया? cos थीटा। इक्वेटोरियल पे अभी आपने पढ़ा kp अपॉन आर क्यू, तो kp अपॉन आर क्यू, यहाँ पे p अकेला नहीं है, p के साथ क्या है? साइन थीटा, तो हमने मिला दिया p साइन थीटा। क्लियर है? अब हम रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा देखिए, ई रिजल्टेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू? ई एक्सियल ए स्क्वायर हो गया, ये ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखते हैं हम, मतलब 2 इंटू ई एक्सियल इंटू ई इक्वेटोरियल इंटू cos थीटा। क्यों नहीं लिख रहे हैं? वो भी लिखते हैं ना, cos 90 है, इसीलिए हम ये लिखना पड़ता हमको 2 एक्सियल इंटू 2a और 2 इक्वेटोरियल 2ab इंटू cos। चूंकि ये 90 डिग्री है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, ये सारा टर्म क्या हो जाएगा? ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, इसीलिए हम ये वाला नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ इतने से काम चल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब देखो, ई रिजल्टेंट इक्वल टू ई एक्सियल कितना निकला था आपका पीछे? 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यू निकला था, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस kp साइन थीटा बाई आर क्यू का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट कर दो। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कटा दें। सुनो, ये हट गया है cos 90 के कारण। अब यहां पे सुनो,
ई रिजल्टेंट, देखो आसान है, यहां पे अगर गौर करोगे बाबू तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 छोड़ देते हैं, केपी अपॉन आर क्यू को कॉमन निकाल सकते हैं सीधे बाहर निकाला जा सकता है केपी अपॉन आर क्यू को। गौर से देखिए तो जरा, देखो इधर केपी अपॉन आर क्यू स्क्वायर में है और केपी अपॉन आर क्यू स्क्वायर में है, सीधा बाहर निकाल लें तो सीधा बाहर निकाल लिया। यहां पे क्या बचा है 2 cos थीटा, देखो क्या बचा है यहां पे 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस यहां पे केपी अपॉन आर क्यू बाहर निकल गया है, क्या बचा है साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर? अब सुनो, ई रिजल्टेंट इक्वल टू केपी अपॉन आर क्यू और अंडर रूट, इधर ध्यान दो बाबू, ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, 2 का स्क्वायर 4 और cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट सब पे ये वेक्टर रहता है केपी अपॉन आर क्यू, और ये देखो इसको कर सकते हो बाबू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे करो, इसको कर देते हैं हम लोग 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या ऐसा कर सकता हूं बाबू? 4 cos स्क्वायर थीटा को क्या मैं लिख सकता हूं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जोड़ देंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अब इधर ध्यान दो, ये क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा ई रिजल्टेंट ये हो जाएगा ई रिजल्टेंट इक्वल टू केपी अपॉन आर क्यू अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर। So this is the expression for electric field intensity at any general position। अब सुनो, यहीं से हम लोग कैसे एक्सियल भी निकाल सकते हैं और कैसे इक्वेटोरियल भी निकाल सकते हैं, वो ध्यान से सुनना, ये वाला एक्सप्रेशन से। ये एक्सप्रेशन बहुत खास है, क्यों खास है देखिएगा। देखो यहां पे पीछे जाएंगे, सभी लोग गौर करें बाबू, अगर मैं ये थीटा को कम करते 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 इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ले आऊं ऐसे, इधर ध्यान दो बाबू, ये जो थीटा था थीटा एंगल पे, इसको मैं मोड़ते मोड़ते यहां ले आऊं तो एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और अगर मैं इसको और मोड़ के सीधा कर दूं तो एंगल 90। तो इसको एक्सियल कहते हैं, इसको इक्वेटोरियल। अच्छा ठीक है, देखिए इधर देखिएगा, जो हमारा फाइनल फॉर्मूला आया है ई का, वो आया है केपी अपॉन आर क्यू अंडर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला आया है ना। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 हो गया मतलब कौन सा पोजीशन है बाबू, इसमें रख के देखते हैं, ई इक्वल टू ये हो जाएगा केपी अपॉन आर क्यू, और ये देखो बाबू 1 प्लस कॉस 0 कितना होता है 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 1 इंटू 3 4 1 इंटू 3 3, ठीक है। हाँ इधर ध्यान दो बाबू, तो ये 3 प्लस 1 क्या हुआ 4 का स्क्वायर रूट बोलो, 4 का स्क्वायर रूट बोलो 2, तो ये हो जाएगा 2 केपी अपॉन, क्या यही नहीं था एक्सियल का, हाँ वहीं से निकल गया। अब सुनो, अगर इफ थीटा इक्वल टू 90, यानी वो इसको मोड़ के अगर 90 कर देते तो क्या ये इक्वेटोरियल नहीं हो जाता, ठीक है। अब देखो यहां पे रखो E इक्वल टू केपी अपॉन आर क्यू अंडर रूट 1 प्लस 3, और जैसे cos 90 रखोगे ये क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू 0 0, और ये 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा
1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा, तो ये हो गया KP अपॉन RQ। क्या ये इक्वेटोरियल नहीं है? एक ही एक्सप्रेशन से दोनों आया। फिर से इसको सुनिए, मैं शुरू से रिवाइज करके दिखा रहा हूं आपको। हाँ, सबसे पहले आपने एक डायपोल लिया, ये डायपोल लिया आपने। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन -q से +q की तरफ होता है, ठीक है। P एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इसको दो पार्ट में रिजॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि हमारा नॉलेज क्या था, एक्सियल पे निकालना जानते थे हम, इक्वेटोरियल पे निकालना जानते थे, एट एनी जनरल पोजीशन पे नहीं जानते थे। तो यहाँ पे गिवन कंडीशन क्या है कि कोई पॉइंट है m जो कहीं पे किसी जनरल पॉइंट पे एट एनी पॉइंट, लेकिन डायपोल मोमेंट के साथ कितना एंगल बन रहा है? थीटा। एट ए डिस्टेंस r है, लेकिन एंगल कितना बना रहा है? थीटा, ठीक है। अब इधर ध्यान दो कि अगर p को मैं कंपोनेंट में तोड़ दूं तो इस लाइन के साथ एंगल बन रहा है, तो ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? p cos थीटा, और इसका 90 डिग्री पे आएगा p sin थीटा। अच्छा, क्या m पे ये एक्सियल नहीं है? p cos थीटा एक्सियल है, तो हमने बोला p cos थीटा एक्सियल है। अच्छा, p sin थीटा क्या इक्वेटोरियल नहीं है m के? ये देखो तो 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको कहते हैं। तो एक्सियल पे इन द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, और इक्वेटोरियल पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, तो इसके अपोजिट क्या हो गया? ये हो गया। पैरेललोग्राम को मैंने पूरा किया और ये रिजल्टेंट निकला। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। एक्सियल आप लोग जानते थे, 2kp अपॉन RQ होता है, और p अकेला नहीं है, p के साथ cos थीटा लगा हुआ है, तो यहां लगा दिया cos थीटा। इक्वेटोरियल पे kp अपॉन RQ, क्योंकि p अकेले नहीं है, sin थीटा लगा हुआ, यहां लगा दिया। अब रिजल्टेंट में हम ये 2ab cos थीटा हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि एंगल कितना है? 90। जैसे ही यहां पे cos 90 रखोगे, ये टर्म 0 हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहां पे देखिए, यहां पे मैंने ये टर्म हटा दिए। तो E एक्सियल का स्क्वायर प्लस E इक्वेटोरियल का स्क्वायर, अगर 90 नहीं रहता तो 2 एक्सियल इंटू 2 इक्वेटोरियल इंटू cos 90 रखते हम लोग, है ना, कोई और एंगल रहता तो, इसलिए ये हटा दिया। सो ये वही फॉर्मूला है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो E एक्सियल का स्क्वायर प्लस E इक्वेटोरियल का स्क्वायर, और KP अपॉन RQ दोनों में से कॉमन निकल रहा था, स्क्वायर था तो सीधे बाहर निकाल लिया, और यहां पे बचा 2 cos थीटा का स्क्वायर और यहां पे sin थीटा का स्क्वायर। इस तरह से हमने ये फाइनल एक्सप्रेशन निकाला, और लास्ट में इसी से तुम एक्सियल और इक्वेटोरियल बना सकते हो। सपोज आपको एग्जाम में एक्सियल और इक्वेटोरियल याद नहीं आ रहा है, लेकिन जनरल पोजीशन याद आ रहा है, तो जनरल कर दो और लास्ट में बोलो फॉर इक्वेटोरियल पोजीशन थीटा इक्वल टू 0, इतना पुट करो और निकाल दो। और इक्वेटोरियल के लिए बोले थीटा इक्वल टू 90, और इसको रखो और निकाल दो, क्योंकि ज्यादा चांस रहता है यही पूछने का एट एनी जनरल पोजीशन, ठीक है। ये हो गया एट एनी जनरल पोजीशन, जो इसके पहले एक्सप्रेशन आया था, ये एक्सप्रेशन एट एनी जनरल पोजीशन का, ठीक है। अब सुनो, दीजिए जरा टेस्ट पेपर आपका। अच्छा, कितना हो गया इसमें से? 1 2 3, अच्छा एक और जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो भी देख लेते हैं। पोटेंशियल, पोटेंशियल निकालना एट एनी जनरल पोजीशन, वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो भी देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन पूरा पहले यूनिट का चल रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन। कौन सा हम लोग देखने जा रहे हैं अब? पोटेंशियल एट एनी जनरल पोजीशन, है ना। ठीक है, इसमें एक ही चीज समझना रहता है, बस देखो इधर ध्यान से। पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है? हाँ, उसमें भी एक चार्ज चाहिए और डिस्टेंस चाहिए, पोटेंशियल निकाल सकते हो, ठीक है। KQ अपॉन R होता है। तो ये रहा हमारा ठीक है। ज्यादा अच्छा है ड्रॉ किया जाए। ये है -Q और ये है +Q, ठीक है। बीच से जो डिस्टेंस रहता है, ये इधर भी L और इधर भी L, ठीक है। यहां से थीटा एंगल बनाते हुए R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है M, यहां पे हमको क्या निकालना है?
यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है डायपोल के कारण, तो पहले ये मिला दो और ये मिला दो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम फिगर सीधा ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद समझा देंगे। बोर्ड पे कितना आसान रहता है बनाना, हाँ? ये पॉइंट है जहां हमको निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा इधर कम हो गया, इधर ज्यादा हो गया है, इसको बना देते हैं। अब ठीक है। ठीक है, ये है थीटा एंगल पे। अब इधर ध्यान दो बाबू, एक डिस्टेंस चाहिए हमको, ये है L, ये है L, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आप लोग जानते हैं, इधर से होता है माइनस Q से Q की तरफ, P इज इक्वल टू 2QL, इतना होता है। अब ये वाला डिस्टेंस थीटा एंगल पे R डिस्टेंस है, ठीक है, और यहां से यहां तक L है, इसका नाम कुछ रख देते हैं, ये है Q, और इसका नाम रख देते हैं A, और इसका नाम B, ठीक है। अब इधर ध्यान दो कि ये वाला डिस्टेंस हमको मालूम है, लेकिन हमको चाहिए इतना डिस्टेंस, बस डिस्टेंस चाहिए ना, और एक हमको इतना डिस्टेंस चाहिए, ये भी नहीं मालूम है। तो डिस्टेंस निकालने का क्या तरीका है, जैसे दो लाइन दिए हुए हैं ऐसे, और आपको डिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या कीजिए, यहीं से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा है, अगर ये वाला निकालना है डिस्टेंस तो यहां से परपेंडिकुलर मार दीजिए, क्योंकि ये अगर आप जानते हैं, ये जानते हैं, तो यहां से परपेंडिकुलर मार दीजिए, ये एक्स्ट्रा पोर्शन है, ऐसे निकाल लेंगे ना। दोनों में अगर दो लाइन दिया हुआ है और दोनों आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस हमको ये चाहिए, तो यहां से परपेंडिकुलर मार लो और इसमें से मेजर कर लो। तो वैसा ही कुछ काम हम यहां करेंगे, इसमें इतना ही समझना है, बाकी ये बहुत आसान है। तो देखो, और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यहां से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर मार देंगे यहां से, ये परपेंडिकुलर, और जितना दूर ये जाएगा उतना दूर ये परपेंडिकुलर जाएगा। ये परपेंडिकुलर मार दिया मैंने, ठीक है। ये वाला L है और ये थीटा है, हमको चाहिए ये वाला डिस्टेंस। तो देखो तो कैसे निकलेगा ये वाला डिस्टेंस, एनीवन? ये वाला डिस्टेंस चाहिए हमको, इसको O बोल देता हूं और इसको कुछ M बोल देता हूं, इसको N बोल देता हूं। हमको OM चाहिए और ON चाहिए। रुको पहले फिगर कंप्लीट करने दो। हाँ, ये O है, OM चाहिए हमको, ठीक है। देखो कहाँ, अच्छा S कर दें यहाँ पे, चलो P तो लेना ही रहता है हम लोगों को, चलिए S कर देते हैं। हमको S चाहिए, ये OS चाहिए, एनीवन? इस ट्रायंगल को यूज करो ना, इस ट्रायंगल को, ये थीटा बन रहा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये थीटा बन रहा है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये बेस, वो हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू बेस कितना है, बेस, बेस OS, ठीक है, OS, और बाई हाइपोटेन्यूज कितना है, OB कितना है, L, तो OS इक्वल टू कितना आया, L कॉस थीटा, OS कितना आया, तो ये हो गया तुम्हारा L कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, और ये कितना हो जाएगा, जितना इधर उतना इधर, क्योंकि बीच से डिस्टेंस सेंटर से बराबर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक L कॉस थीटा, क्योंकि यहां थीटा और यहां भी थीटा सेम बनेगा वैसे ही। तो देखो इधर, इधर ध्यान दीजिए बाबू, छोड़िए वो मत निकालिए, हो गया। अगर इस ट्रायंगल में हम देखेंगे तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
तो देखिए बेस कितना हो गया OS, ये रहा बेस, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया OB, और OB कितना है यहां से सेंटर से इधर L और सेंटर से इधर L, तो ये है L के बराबर। तो OS कितना हो गया L cos थीटा, तो ON भी कितना होगा, ON इक्वल टू ये भी कितना हो जाएगा L cos थीटा। क्यों, सेंटर से जितना डिस्टेंस इधर हो उतना डिस्टेंस, यहां थीटा है तो यहां भी थीटा है, सब सेम होगा, तो ये भी कितना होगा L cos थीटा। हमको डिस्टेंस क्या चाहिए, सभी लोग गौर करें बाबू, हमको डिस्टेंस चाहिए SM। पहला डिस्टेंस क्या चाहिए हमको, SM चाहिए, है ना, मतलब हमको डिस्टेंस एक्चुअल में क्या चाहिए, देखिएगा डिस्टेंस चाहिए हमको, पहला डिस्टेंस, चार्ज तो हमको मालूम है Q और माइनस Q, तो हमको पहला डिस्टेंस क्या चाहिए BM बता दो। अब देखो MO पता है, MO पूरा R है, तो R में से कितना घटा दोगे, L cos थीटा घटा दोगे, तो BM हमारा आ जाएगा R माइनस L cos थीटा। उसके बाद AM बताओ, R प्लस L cos थीटा। इधर ध्यान दीजिए बाबू, यहां से लेके यहां तक कितना है R, ये टोटल R था, और R प्लस ये कितना है L cos थीटा, तो R प्लस L cos थीटा ये आ गया, दोनों का डिस्टेंस आ गया, और हमको यही तो चाहिए। सो लिखेंगे हम लोग पोटेंशियल V ड्यू टू प्लस Q, यानी प्लस Q के कारण पोटेंशियल M पर कितना होता है फॉर्मूला, KQ अपॉन R, इलेक्ट्रिक फील्ड R स्क्वायर, पोटेंशियल है KQ अपॉन R, तो KQ अपॉन R कितना है प्लस Q के कारण, बताइए जरा, R माइनस L cos थीटा, ठीक है। और पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q एट M, इसके कारण बोलिए, KQ बाई R प्लस L cos थीटा, और इसमें हम लोग विथ साइन लेते हैं, मालूम है ना, तो माइनस Q, ठीक है। टोटल पोटेंशियल जुड़ता है, टोटल पोटेंशियल जुड़ जाता है, तो टोटल पोटेंशियल देख लेते हैं जोड़ के, तो टोटल पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, V इक्वल टू VQ प्लस V माइनस Q, ऐसा हो जाएगा। यहां पे जोड़ लेते हैं, देखो V इज इक्वल टू ये आ जाएगा बाबू KQ अपॉन R माइनस L cos थीटा, और ये आ जाएगा माइनस KQ अपॉन, ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक माइनस यहां का, एक माइनस यहां का, और एक ही माइनस है ना, एक बीच में तो प्लस है, माइनस आएगा KQ बाई R प्लस L cos थीटा। क्लियर है, दोनों का पोटेंशियल जुड़ता है, तो पोटेंशियल जुड़ेगा दोनों का, तो KQ अपॉन R माइनस L cos थीटा, इसके लिए ये, और इसके लिए V माइनस Q, इतना माइनस KQ, तो माइनस बीच में ले लिया, KQ अपॉन R प्लस L cos थीटा, ठीक है। अब देखो V इक्वल टू कॉमन आ जाएगा KQ, और ये बचा क्या बोलिए, R स्क्वायर, देखिए तो A प्लस B और A माइनस B, ये A प्लस B और A माइनस B गुणा होगा तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, इससे कट जाएगा तो ये टर्म यहां पे आ जाएगा R प्लस L cos थीटा और माइनस यहां पे क्या आ जाएगा बोलिए, प्लस से कटेगा तो माइनस, क्या आ जाएगा, माइनस R माइनस L cos थीटा आ जाएगा। देखिए तो यहां पे एलसीएम दोनों का आ गया था, A माइनस बी और A प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया था, और ये माइनस वाला टर्म कट गया तो प्लस वाला यहां आ गया, और यहां से प्लस वाला कट गया तो माइनस वाला टर्म यहां। अब देखिए V इक्वल टू KQ, और ये आ गया R प्लस L cos थीटा माइनस, थोड़ा छोटा कर देता हूं, ये देखिए V इज इक्वल टू KQ, यहां पे R प्लस L cos थीटा, और ये ब्रैकेट से निकलेगा तो R माइनस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस L cos थीटा क्या हो जाएगा, प्लस, और ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब V इज इक्वल टू KQ, ये देखो ये कैंसिल, तो KQ ये L प्लस L 2L cos थीटा हो जाएगा, और बटे में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब इधर ध्यान दीजिए बाबू, 2L इंटू Q मिला के क्या होगा, 2P
हाँ जी, देखिएगा, ये आगे देखते हैं अगले स्लाइड में क्या आया था। v इज इक्वल टू के क्यू 2l कॉस थीटा, यही था ना। के क्यू इंटू क्या था 2l कॉस थीटा और बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही था ना। देखो तो जरा, के क्यू इंटू 2l कॉस थीटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां देखते हैं हम लोग v इक्वल टू, देखो इधर q इंटू 2l मिला के क्या लिख देंगे p, और ये आ गया कॉस थीटा और बटे में आर स्क्वायर, और ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा ना, नेग्लेक्ट करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे एल स्क्वायर, तो और छोटा हो जाएगा, एल ही छोटा होता था तो एल स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे, सो नेग्लेक्टेड एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू नेग्लेक्टेड, ये नेग्लेक्ट कर देंगे तो इतना हमारा v इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी जनरल पोजीशन। बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है, फिर से एक बार देखिए आगे से। हाँ, ये एक डायपोल लिया मैंने ए बी, जिसका डायपोल मोमेंट के माइनस क्यू इधर है, इधर प्लस क्यू, जिसका डायपोल मोमेंट है P इक्वल टू 2QL। ठीक है, यहां से थीटा एंगल पे कोई पॉइंट है M। ठीक है, यहां से ये डिस्टेंस हमको पूरा R पता है, लेकिन हमको तो इतना ही चाहिए ना, इतना, तो यहां से परपेंडिकुलर मार देंगे। परपेंडिकुलर मार के हमने निकाल लिया इसको L cos थीटा, यहाँ पे cos वाला cos का वैल्यू लिखा हमने b बाई एच करके निकाल लिया इसमें, और जितना ऊपर यहाँ पे परपेंडिकुलर जैसे मारा यहाँ भी एक परपेंडिकुलर मार दिया, तो जितना डिस्टेंस ये कम होगा उतना डिस्टेंस ये ज्यादा होगा क्योंकि सेंटर से है। तो दोनों तरफ L cos थीटा और इधर L cos थीटा, दोनों तरफ L cos थीटा आ गया। तो ये डिस्टेंस हमारा आया था BM कितना आया था, BM आया था R माइनस एल कॉस थीटा, और ये डिस्टेंस, क्योंकि हमको पोटेंशियल निकालने के लिए क्या चाहिए, एक चार्ज और एक डिस्टेंस, तो ये चार्ज हमको मालूम था Q और ये डिस्टेंस हमको मालूम हो गया क्या था, ये R माइनस एल कॉस थीटा। कैसे निकाला, ये पूरा R था और ये L cos थीटा, तो पूरा में से L cos थीटा निकाल दिया, तो R में से L cos थीटा निकाल दिया। और ये डिस्टेंस कैसे निकला था, हमारा पूरा था R यहां तक और यहां से आगे L cos थीटा, तो ये हो गया था AM हमारा R प्लस L cos थीटा। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R, तो हमने यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाया KQ अपॉन R, तो प्लस Q की वजह से जो R था वो रखा और माइनस Q की वजह से जो R था वो रखा यहाँ पे, और पोटेंशियल जुड़ता है, टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस जुड़ता जाता है, तो यहाँ पे दो ही है, तो V1 प्लस V2 या VQ के कारण और V माइनस Q के कारण। ठीक है, और दोनों को ऐड करके लास्ट में हमारा फाइनल एक्सप्रेशन निकल गया KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर। कितना हो गया, लास्ट में एक वेंडी ग्राफ जनरेटर देख लिया जाए, 5 मिनट। हाँ, इसको ऐसा भी लिखा जाता है v इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन, एक वेंडी ग्राफ जनरेटर 10 मिनट में कर लिया जाए, कल 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। फिगर विगर नहीं बनाऊंगा मैं, डायरेक्ट इसमें से ले लेता हूं, मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूं। ठीक है, टाइम कहाँ बचा है, अब जल्दी जल्दी खत्म करो, घर पे जाके देखोगे अच्छा समझ में आ जाएगा। वेंडी ग्राफ जनरेटर का किसी का व्हाट्सएप इसमें है कि नहीं, किसका है ये, नहीं, एक देख लेते हैं, शायद मैं वो फिगर भेजा था सुनील सर को, शायद पंकज का है ये। पूछ लेता हूँ, फिगर अगर निकल जाएगा ना, गूगल पे ये नहीं, ऐसा फिगर नहीं है, गूगल पे ऐसा फिगर नहीं है, मैं पूछ लेता हूँ, 1 मिनट। इसमें व्हाट्सएप किसका है, नहीं है किसी का,
हाँ अच्छा, मिश्रा जी का है, मिश्रा जी का है, भेज के ले लेता हूँ मैं। हो गया, हो गया, मिश्रा जी का है, भेज लेता हूँ मैं मुझे एक फिगर लेना है, उसी पे भेज के ले लेता हूँ। आ गया। हाँ हाँ PSI मतलब क्या होता है? हाँ, क्या चीज़? लीगल राजा स्पिरिचुअल। हाँ SIS बजाय कौन सा बड़का है? अब देखो, पढ़ो इसको अच्छा से, 5 मिनट में इसको ख़त्म करते हैं। देखो, हाँ देखिए, ये है वेंडिग्राफ जनरेटर। वेंडिग्राफ जनरेटर क्या करता है? वेंडिग्राफ जनरेटर साफ नहीं दिख रहा है क्या ये लाइव में? यहाँ पे साफ दिख रहा है, उधर साफ नहीं दिख रहा है। तो लाइव में देखो तो जरा, साफ दिख रहा है? साफ नहीं दिख रहा है। दिख रहा है साफ? देखो लाइव में देखने दिया जाए, देखिएगा। नहीं दिख रहा है साफ, वहाँ पे नहीं दिख रहा है ना? हम्म साफ नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है ना? कैसे लिया जाए? हाँ? सर सुनिए ना, बता रहे हैं उसको गैलरी में सेव कर दिए इसके टीवी को, उसके बाद साथ निकल जाएगा। क्या चीज़? हाँ, क्या चीज़? नहीं, क्या चीज़? जूम करना है ना? दिख रहा है? एक काम करते हैं, नेट से ले लेते हैं। उतना अच्छा नेट पे नहीं नहीं है फिगर। वेंडिग्राफ जनरेटर फिगर इमेज, कौन सा लिया जाए? ओके, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना ये भी? हाँ, नहीं दिख रहा है। क्या? कोई अच्छा दिख जाता फिगर ना, वो बहुत अच्छा है फिगर जो मैं, लेट भी हो गया आज, यही तो था। नहीं दिख रहा है ना साफ? कहाँ दिख रहा है ये साफ? इसको एक काम करते, इसको सेव कर लिया जाए। डाउनलोड इमेज, बैकग्राउंड ब्लैक करके, अब जरा देखो तो अभी भी नहीं दिख रहा है। अरे ये तो दिखना चाहिए ना, तो साफ दिख रहा है। क्या? यहाँ ना दिख रहा है, लेकिन इधर लाइव में नहीं दिखा रहा है शायद। साफ नहीं दिख रहा है। क्या किया जाए? ड्रॉ कर लिया जाए क्या?
तुम भेजी हो? एक मिनट। हम्म, अब देखो तो। चलो ड्रॉ कर लिया जाएगा अगले क्लास में, कल होगा। चलो ये तो टीवी पे भी नहीं दिख रहा है मेरे को बनाया नहीं ना। चलिए अगले क्लास में अब यहाँ से